मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने सभी व्यूवर्स और अपने सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, खटीमा, अपने सभी छात्र छात्राओं और व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है समंको या आंकड़ों का संग्रहण, यानी प्राथमिक समंको या तथ्यों, आंकड़ों का संग्रहण, संकलन। बच्चों, इससे पहले हमने अपने वीडियो में आपको सांख्यिकी का अर्थ, एक वचन बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषाएं, सांख्यिकी के विभिन्न चरण, सांख्यिकी का महत्व और सांख्यिकी का क्षेत्र, यानी सांख्यिकी की विषय वस्तु, सांख्यिकी की सीमाएं और सांख्यिकी का सार पूरा स्पष्ट करके आपको समझा दिया है। आज का ये हमारा टॉपिक आंकड़ों का संग्रहण। आइए शुरू करते हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले जो विधि है प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की, जो विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। उसके बाद भी दूसरी विधि अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, और उसके बाद है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। ये हमारी तीसरी विधि है। और चौथी विधि है प्रश्नावली या अनुसूचियों के द्वारा सूचना प्राप्ति। तो इस प्रकार से प्राथमिक समंकों के संग्रहण की ये चार प्रमुख विधियां आपको समझे हैं, और इनका हम क्रम से आपको विवरण बताते हैं। कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि जो है, जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि। इस विधि में क्या करना होता है, आप एक बात को अच्छी तरह समझते हैं ना, कि सांख्यिकी का पहला चरण ही यह है, आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन अथवा संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और सांख्यिकी समंकों का संकलन हमें किससे करना है? तो सीधी बात है, जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है, जो सांख्यिकी इकाइयां हैं, उनसे ही हमको समंक प्राप्त करने हैं। ऐसे में जो अनुसंधान करता है, यानी कि जो आंकड़ों को संग्रह करना है, जिसने किसी उद्देश्य के लिए इसमें आंकड़ों का संग्रहण करना है, तो उसको स्वयं उस व्यक्ति के पास जाना है जिससे सूचनाएं प्राप्त करनी है। और इसीलिए क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह व्यक्ति हमको सूचना देता है या आंकड़े उपलब्ध कराता है, या हम उससे आंकड़े उपलब्ध करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको प्रत्यक्ष अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। और इसको व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसके सामने जाकर सांख्यिकीय इकाइयों को के पास जाकर मतलब हमने सूचनाएं एकत्रित करनी, इसलिए इसको
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, या आप कह सकते हैं रीति, या आप कह सकते हैं पद्धति, सब कुछ एक ही है। रीति, विधि, पद्धति, अंग्रेजी में इसको मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से जाके, चूंकि अनुसंधान जो इकाइयां हैं हमारी, उनके पास जाके स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। उसके इसलिए इसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग यूरोप में लीपले, मैं लिख देता हूं, मैं देखिए ये लिख दिया मैंने, लीपले यूरोप में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग लीपले ने किया। इन्होंने श्रमिकों के परिवारों की आय और व्यय से संबंधित आंकड़े इस रीति द्वारा संग्रहित किए। भारत में ऑथर यंग ने कृषि के उत्पादन के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। इस विधि का प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि का प्रयोग जो है भारत में किसने किया? ऑथर यंग ने। साथ ही जिविंग और रॉन्ट्रेन ने भी जांच हेतु इस विधि को अपनाया। इस विधि की उपयुक्तता क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि की उपयुक्तता, पहली बात, अगर आपको सीमित क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में, जो कि सीमित दायरा है जिसका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, कई एक ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत में या एक ब्लॉक स्तर पर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक स्तर पर भी करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आंकड़ों का संग्रहण करना है। ब्लॉक में भी अनेक काम होते हैं। आप छोटे स्तर पर इसको कर सकते हैं, सीमित क्षेत्र में इस रीति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से जाके सांख्यिकी इकाइयों से समांतर एकत्रित करनी है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में हम इसको नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जहां पर हमें अपने अनुसंधान को गोपनीय रखना हो, वहां हम इस रीति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहां पर बहुत अधिक गोपनीयता की आवश्यकता है ना, आंकड़ों को लीक नहीं होने देना है। अगर हमारे तथ्य दूसरों के पास चले गए तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, जहां आंकड़ों की गोपनीयता को बनाए रखना है, वहां इस रीति का प्रयोग करना उचित होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आंकड़ों में शुद्धता कितनी चाहिए, शुद्धता, प्योरिटी। अगर आपको प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए, आपके द्वारा संग्रहित आंकड़े शुद्ध हो बिल्कुल, उसके लिए आप दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब दूसरों पर जब हम विश्वास नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं आपसे सूचना मांग रहा हूं, मैंने आपसे सूचना मांगी, आपकी जन्म तिथि पूछी, ठीक है, आपका भार पूछा, हो सकता है भार तो थोड़ा बहुत कम भी बता सकते, मशीन रख लो सामने, तोड़ देंगे। पूरी क्लास के बच्चे बैठे, पूरी क्लास के बच्चों से हम भार पूछे, कोई बताता है 40 किलो, कोई बताता है 45 किलो, कोई बताता है 55 किलो। अब बताना भी क्यों है, मशीन रख लीजिए ना, मशीन पे तोड़ लीजिए उनको। लंबाई के आंकड़े, लंबाई नाप लीजिए उनकी, ये आंकड़े बिल्कुल शुद्ध होंगे ना।
तो अगर आंकड़ों में 100% शुद्धता चाहिए तो इस रीति को अपनाना शेयर कर देगा, समझ गए ना। अगर आंकड़ों में 100% शुद्धता चाहिए तो हमें कौन सी रीति अपनानी है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति को अपनाना है, ठीक है। इसके बाद मौलिकता। मौलिकता का क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल नवीन है, जिसको आपने स्वयं बनाया है, उसको मौलिकता कहेंगे। जैसे एक चित्रकार है और वो उस चित्र को स्वयं बना रहा है, उससे पहले वो चित्र नहीं था, तो वो मौलिक चित्र कहलाएगा। आंकड़ों में मौलिकता कब होगी? आंकड़ों में या तथ्यों में या समंकों में मौलिकता तब होगी जब वो आंकड़े स्वयं आप प्रथम बार एकत्रित कर रहे हैं, तो वो मौलिक आंकड़े होते हैं, ठीक है। प्राथमिक समंकों की विशेषता भी आगे पढ़ेंगे हम। तो मौलिकता। अब इसके गुण क्या है? आपको मैं गुण बताता हूं। सबसे पहला गुण है मौलिकता, यानी कि जो आंकड़े हम संग्रहित कर रहे हैं उससे पहले वो नहीं थे, है ना। हम स्वयं अपने प्रयास से उनको संग्रहित कर रहे हैं, तो ये आंकड़े जो है मौलिक होते हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद है लोचकता। लोचकता गुण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति के पास में जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं इनको पूछना तो था आपका, मैं आपके भार को जानना चाहता हूं, तो क्या बुराई है? मैंने आपका वजन भी दे लिया, आपकी आयु के आंकड़े भी एकत्रित कर लिए, आपकी लंबाई के आंकड़े भी इकट्ठे कर लिए, और अगर मैं चाहूँ तो आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि आपके हाई स्कूल में कितने कितने मार्क्स आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, पूछ सकते। क्योंकि एक आध क्वेश्चन बड़ा है तो कुछ नहीं। और यदि मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लिए हैं, और इतने सारे क्वेश्चनों के यानी कि अव्यवहारिक है, हमारे उद्देश्य के अनुकूल नहीं है, तो उसमें से हम कुछ कम भी कर सकते हैं। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान की प्रकृति को यानी कि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, समझ गए। यानी जैसे आप देखते हैं ना, लास्टिक को जब हम इस तरीके से खींचते हैं तो वो बड़ी होती चली जाती है और छोटे से खुश बन जाती है, तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस विधि की खासियत है। इस विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अथवा गुण है। तो इसमें लोचकता का गुण होता है। फिर उसका जो अन्य गुण है सजातीयता। जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबसे एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका भार कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी आयु कितनी है, तो वो एक ही इकाई में होगी, सजातीय होगी। तो जो आंकड़े प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, निसंदेह वो कैसे होते हैं? वो सजातीय होते हैं। इसके अलावा शुद्धता होती है, क्योंकि भाई आप स्वयं जाके एकत्रित कर रहे हैं, और उसमें अशुद्धता का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। ओके, नेक्स्ट दोष। इस विधि के दोष क्या दोष है? पहला दोष है कि इस विधि को हम सीमित क्षेत्र में कर सकते हैं, विस्तृत क्षेत्र में नहीं। इस विधि द्वारा जो समग्र संग्रहण है वो सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है, विस्तृत क्षेत्र के लिए ये विधि ज्यादा विस्तृत नहीं। ठीक है। इसके अलावा इस विधि में जो अनुसंधान करता है, जैसे मैं हूं और मैं अभिनीति से ग्रस्त हूं, यानी पक्षपात पूर्ण मेरा रवैया है, तो निश्चित है कि जो निष्कर्ष है वो अनुसंधानकर्ता के पक्षपात से प्रभावित होगा, और इसलिए कहते हैं कि इस रीति में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसके बाद है भ्रामक निष्कर्ष। कारण भ्रामक निष्कर्ष मतलब यह है कि जो निष्कर्ष हैं वो भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। कारण क्या होगा इसका?
इसका कारण यह है ब्रह्मपुर निष्कर्ष, क्योंकि जो सांख्यिकीय इकाइयां हैं उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है। अतः अगर हम इसको छोटे क्षेत्र में लागू कर रहे हैं तो बड़े मतलब उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे हो सकता है उसका रिजल्ट भ्रामक हो। अपव्यय नीति, मतलब अपव्यय का मतलब आप जानते ही हैं, अधिक खर्ची। अधिक खर्ची नीति अर्थात इस रीति द्वारा आंकड़ों का संग्रहण करने में धन अधिक खर्च होता है, परिश्रम भी अधिक लगाना पड़ता है और समय भी ज्यादा लगता है। तो इस रीति में आंकड़े संग्रह करने में श्रम, धन, समय अधिक मात्रा में लगाना। इस रीति में जब हम इस रीति द्वारा आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो हमें कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। पहली बात, जो अनुसंधान करता है उसमें धैर्य, सहनशीलता और सद्भावना, सहयोग की भावना होना आवश्यक है, ताकि जिन व्यक्तियों से हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं उनका विश्वास और उनसे हम विषय की प्रकृति के अनुसार जुड़ सकें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जिस क्षेत्र में हम अनुसंधान कर रहे हैं उस क्षेत्र के खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, बोलचाल, इस सब का ज्ञान हमको होना चाहिए। ऐसा अगर हमें होगा तो हम सांख्यिकीय इकाइयों के साथ में घुल मिल जाएंगे और उनसे सूचना प्राप्त करने में हमें अधिक कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। तीसरी बात, अनुसंधानकर्ता को अपने जो विश्वास हैं, अपनी जो पक्षपात की भावना है उसको दूर रखना चाहिए, ताकि उसका अनुसंधान पर उसकी अभिनीति का प्रभाव न पड़े। ठीक है। चौथी बात, इसमें जो प्रश्न हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, कम होने चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए और साथ ही कहना चाहिए कि उनके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हों। अगर ज़्यादा प्रश्न उत्तर होंगे तो प्रत्यक्ष जो आपको सूचनाएं दे रहा है वो बोर हो जाएगा और सूचना देने से बच जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रश्नों के उत्तर हमें प्रत्यक्ष अनुसंधान रीति द्वारा अपने कहिए कि सांख्यिकीय इकाइयों से या उन व्यक्तियों से जिनसे हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, और जो उत्तर उनके हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन उत्तरों की सत्यता की परख करने के लिए भी हमको कुछ अन्य प्रश्न पूछने हैं ताकि उन उत्तरों की पुष्टि हो सके। ये भी आवश्यक है। तो इस विधि में कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। तो आपको ये विधि समझ में आ चुकी होगी, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि। इस विधि में हम यानी कि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं और सांख्यिकीय इकाइयों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, या ये कहें तथ्य या समक एकत्रित करते हैं। तो आप ये बात सुन रहे हैं। चलिए अब दूसरी विधि की ओर चलते हैं। दूसरी विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। ये विधि
थोड़ा इससे थोड़ा सा जस्ट अपोजिट सी प्रतीत होती है। इसमें सीमित क्षेत्र है, इसमें विस्तृत क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर हमने किसी क्षेत्र में जाके सांख्यिकीय इकाइयों से सूचना प्राप्त करने, तो हम उस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं जिसके बारे में हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, अपितु हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो संबंधित व्यक्ति को भली भांति जानता है। जैसे हम किसी कारखाने के मालिक के पास जाए और श्रमिकों के बारे में जानना चाहें, तो बहुत सारी सूचनाएं यानी कि कारखाने का जो मालिक है, उद्योगपति है, उससे हमको इजीली प्राप्त हो सकती हैं और हम ऐसे साक्षी के पास जाकर उन सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि हम वहाँ नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से किसी के द्वारा वो सूचनाएं प्राप्त करते हैं या स्वयं भी जाके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं करते जिसके संबंध में हम जानना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, नीड में तो बहुत सारे श्रमिक होते हैं। अब हम श्रमिकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो वहाँ पे मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अन्य मैनेजर हैं, तो उनसे सीधे संपर्क स्थापित कर लीजिए। वो सारी सूचनाएं आपको श्रमिकों के बारे में दे देंगे। ठीक है, क्या मजदूरी देते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम लेते हैं, दुनिया भर की और बहुत सारी बातें, मजदूर कहाँ पे रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की, है ना, आदि आदि बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, तो उसी व्यक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाता है। इस रीति का प्रयोग बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं। इस रीति का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ आंकड़ों की गोपनीयता अधिक आवश्यक ना हो, जहाँ पर समूहों की जो सांख्यिकी इकाइयाँ हैं उनसे संपर्क करने में कठिनाई, क्योंकि आप जानते हैं शहर में तो दूर दूर तक श्रमिक लोग बिखरे हुए होते, तो कहाँ घूमते फिरेंगे, कहाँ ध्यान रखेंगे। अच्छा, जहाँ पर सांख्यिकी इकाइयाँ उदासीनता का व्यवहार करती हैं, मतलब मैं आपसे सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, आप उदासीन हैं, नहीं सूचना का जवाब देना चाहते हैं, या आप योग्यता अपनी जाहिर कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमें अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि का सहयोग लेना पड़ता है ना। समस्या की प्रकृति भी अनुसंधान, इस अनुसंधान के लिए जरूरी, ठीक है। जहाँ आसानी से हम समस्या के संबंध में दूसरे से, साक्षीगण से, व्यक्ति से संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि के जो गुण हैं, पहला गुण, ये विधि मितव्ययी मतलब कम खर्चे की है, ठीक है, इसमें कम खर्च होता है। व्यापक क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग हो सकता है और इससे शीघ्र निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है और इसमें निष्पक्षता भी रहती है, ठीक है। तो ये इसकी विधि के गुण हैं। और जहाँ तक दोष की बात है, तो दोष है इसमें शुद्धता का अभाव होता है। कारण यही है कि हमने सूचना तो लेनी थी ए से, लेकिन ए के पास हमने संपर्क स्थापित नहीं किया, हम उससे संबंधित सूचना बी से प्राप्त कर रहे हैं और बी व्यक्ति हमको क्या बता रहा है ए व्यक्ति के बारे में, ये उस पर निर्भर है। अगर उसने थोड़ा सा भी गलत सूचनाएं दी, है ना, तो क्या होगा, आंकड़ों में शुद्धता की कमी आएगी, ये बात है। अप्रत्यक्ष सूचनाएं, इसको भी वैसे लीजिए। पक्षपात की संभावना उसी व्यक्ति पर आधारित है, वो व्यक्ति चाहे तो पक्षपात कर सकता है, इसलिए क्या करें, केवल एक पर आश्रित न रहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों से अलग अलग सूचनाएं प्राप्त कीजिए, ठीक है। और एक रूपता का अभाव रहता है, एक यानी एक
व्यक्ति वो है जो हमें दूसरों के बारे में बता रहा है, एक व्यक्ति वो है यानी एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी भिन्न भिन्न लोगों से हम मिल रहे हैं और वो अलग अन्य लोगों के बारे में हमें सूचना दे रहे हैं। तो वो सूचनाएं जो है ना, उनमें सजातीयता का अभाव है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं जो आपको रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो यही है कि जो हमारे साक्षी हैं उनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि वो शिक्षित और योग्य होने चाहिए। तीसरा, वो पक्षपात से रहित होने चाहिए, है ना। चौथा, जब हम इस विधि का प्रयोग करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार के साक्षी हमारे सामने हों जिनसे हम सूचना प्राप्त करें। केवल ऐसा ना हो कि एक ही पक्ष की सुन के चले आए, दूसरे की नहीं सुनी, ऐसे में तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो साक्षीगण हैं उनकी सद्भावना और सहयोग हमको मिलना चाहिए और इसलिए हमारा व्यवहार जो है वो धैर्यपूर्ण हो, ठीक है। पक्षपात रहित होना चाहिए हमारा व्यवहार भी, अविनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए आप जो हैं उनकी सद्भावना प्राप्त कर पाएंगे, उनसे सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मुख्य सावधानियां थी जो हमने आपको बताई। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति में कहिए कि जो अंतर है आता है एग्जाम में, कहते हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति एवं अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति में तुलना कीजिए। अब ये छोटा क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है। दूसरा जो मुख्य अंतर है इनमें, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के अंतर्गत हमें स्वयं जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उसके पास जाना है और उससे सांख्यिकी एकत्रित करनी है, इकट्ठी करनी है, समझ गए। और यहां अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में हमारे और जिस व्यक्ति के बारे में सूचना हम लेना चाहते हैं उनके बीच में एक अन्य व्यक्ति है जो उनके बारे में जानता है। यानी मान लीजिए मैंने ए के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बी से पूछ रहा हूं, बी मुझको बता रहा है, ए से नहीं मिल रहा हूं, बी से मिल रहा हूं, क्योंकि बी को सब कुछ मालूम है उसके बारे में। यहां यह जरूरी है कि बी व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो, योग्य हो, अविनीति रहित हो, है ना, पक्षपात से रहित हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब इसमें यह भी है जरूरी, बता चुके हम आपको कि पक्षपात यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के होना चाहिए। तो यहां प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष स्थिति में हम स्वयं उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करते हैं उस व्यक्ति से जिसके बारे में जानना चाहते हैं, और अप्रत्यक्ष स्थिति में हम साक्ष्यों से सूचना प्राप्त करते हैं। एक अन्य अंतर जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि प्रत्यक्ष रीति में अधिक श्रम, अधिक परिश्रम और अधिक धन व्यय होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रीति में कहिए कि धन, समय और परिश्रम कम लगता है। तो यहां पर ये दो विधि हमने पूरी तरह आपको समझा दी हैं। अब इन दो विधियों पर जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी कि रीति के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए।
और तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अंतर बताइए अथवा भेद बताइए अथवा तुलना कीजिए। तो आपको ये 3 जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और लीपिले ने अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का यूरोप में सबसे पहले प्रयोग किया, भारत में आर्थर यंग ने किया था। तो आप इसको भी याद रखिए, भूलिएगा मत, ठीक है।